डायग्राम बनाना है और मैंने आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये हमने पिछली क्लास में इतनी कोडिंग कर ली थी और ये हमारा बन गया था एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसके फंक्शंस को प्रॉपरली डिफाइन करना है। सभी लोगों ने ट्राई कर लिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब जैसे मैं बनाता हूं यहां पर क्रिएट एरे फंक्शन को। अब ये जो क्रिएट एरे फंक्शन है इसका काम क्या है, यूजर से एक कैपेसिटी लेगा ये एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैं लिखूंगा यहां पर void, क्लास का नाम है एरे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड क्रिएट एरे, और यहां पर हम ले लेंगे कैपेसिटी। ठीक, चलिए अब मुझे बताइए इसमें क्या किया। सबसे पहले क्या किया आपने, क्या करोगे सबसे पहले, जो कैपेसिटी है उसके अंदर कैप की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, लास्ट इंडेक्स है उसमें -1 रख दोगे। ठीक है, और पीटीआर में न्यू इंट कैपेसिटी। क्या ये कोड सभी को समझ में आ गया? न्यू इंट कैपेसिटी। अगर कोई व्यक्ति क्रिएट एरे फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेगा तो क्या होगा, बोलो। कोई क्रिएट एरे फंक्शन को 2 बार कॉल कर लेगा तो क्या होने वाला है, मेमोरी लीक होने वाली है। याद है मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट? C++ लैंग्वेज क्यों टफेस्ट लैंग्वेज में काउंट होती है, क्योंकि यहां पर मेमोरी लीक को हैंडल करने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की है। बाकी कई सारी लैंग्वेजेस जैसे जावा, पाइथन में वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है, तो प्रोग्रामर को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहां प्रोग्रामर को इतनी पावर दी ही नहीं गई है। पर यहां पर प्रोग्रामर मेमोरी से खेल सकता है। तो यहां पर जो मिस्टेक हम कर रहे हैं वो यही है कि अगर क्रिएट एरे फंक्शन को किसी ने दोबारा कॉल कर लिया तो मेमोरी लीक होने वाली है। तो फिर इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। देखो, जो चीजें तुमने C++ में पढ़ रखी हैं अभी तुम्हें उनकी यूटिलिटी समझ में आएगी, वो सिनेरियोस तुम्हें मिलने लगेंगे जिससे कि तुम्हें ये अंदाजा होगा कि वो जो चीजें C++ में पढ़ी है उनका क्या इंपॉर्टेंस। शायद जब आपने C++ की थ्योरी पढ़ी तब आपने उन चीजों का उतना इंपॉर्टेंस ग्रास्प नहीं कर पाए, क्योंकि तब समझाते वक्त ये एग्जाम्पल देना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी आप C++ की उन कॉन्सेप्ट की अहमियत समझने लगोगे। तो यहां पर मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। ये कंस्ट्रक्टर यहां डिफाइन कर देते हैं। कैसा बना ले, पीटीआर में नल रख लो, नल लिख सके इसके लिए #include stdio.h, और लगे हाथ आयो स्ट्रीम भी ले लो, यूजिंग नेम स्पेस std भी ले लो। ठीक है, तो यहां पर क्रिएट एरे फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं तो यदि पीटीआर में नल नहीं है तो इसका मतलब है कि क्रिएट एरे एक बार पहले कॉल हो चुका है, पीटीआर में किसी एरे का एड्रेस है, तो पहले उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, पहले उसको डिलीट करेंगे। जब वो डिलीट हो जाएगा उसके बाद फिर ये नया एरे बनाएंगे। समझ में आया सभी को? कंस्ट्रक्टर की भी अहमियत समझ में आई? ठीक है, और मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट भी लग गया यहां पर। तो क्रिएट एरे हो चुका है। ठीक, अब इससे क्या हुआ, क्रिएट एरे से क्या हुआ,
जब भी कोई एरे का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे 3 वेरिएबल्स। एक तो होगा कैपेसिटी, एक होगा लास्ट इंडेक्स, और एक होगा पीटीआर। ये तीनों मिलकर एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, नाम कुछ भी रख लेंगे, इसका ARR रख लेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। यूजर ने डेफिनेटली कॉल किया होगा, पहले तो एरे का ऑब्जेक्ट बनाया होगा किसी ने। किसने बनाया होगा? किसने बनाया होगा? उस प्रोग्रामर ने जो अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना चाहता है। यस और नो? युवराज, याद आई बात? उस प्रोग्रामर ने अपने प्रोग्राम में एरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा ऐसे, और फिर ARR डॉट लगा के क्रिएट एरे को कॉल किया होगा, और शायद कैपेसिटी के नाम पर 4 दे दिया होगा। ठीक, तो क्या हुआ कि कैपेसिटी की वैल्यू चली गई यहां पर। यही हुआ कि नहीं हुआ? ये जो 4 इसमें आया, वो किस में चला गया? कैपेसिटी में चला गया। युवराज, मुझे ये बताओ चैट विंडो पे कि लास्ट इंडेक्स वेरिएबल में हमें क्या रखना होता है? क्यों बनाया ये वेरिएबल? अगर इंटरेक्ट करोगे तुम तो मैं तुम्हारे डाउट्स भी लूंगा, नहीं इंटरेक्ट करोगे तो मैं तुम्हारे डाउट्स भी नहीं लूंगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं लास्ट इंडेक्स वेरिएबल क्यों बनाया है? युवराज, अभी डाउट पूछ रहे थे ना, तो फिर इंटरेक्ट करो। अगर तुम इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर मैं तुमको अटेंशन क्यों दूंगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कुछ सवाल, उसका जवाब दो। युवराज, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, कहां तक एरे फिलअप है ये फाइंड करने के लिए? नहीं, वो तो ठीक है, पर लास्ट इंडेक्स में क्या वैल्यू रखनी है हमको? एरे के अंदर आखिरी फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स। एरे के अंदर आखिरी फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स। समझ में आया युवराज की नहीं आया? तो मुझे बताओ, जब एरे खाली होगा तो आखिरी फील्ड ब्लॉक का इंडेक्स क्या होगा? इसीलिए -1 रख रहे हैं हम लास्ट इंडेक्स में। ठीक है, और फिर एरे हमने बना लिया डायनेमिकली, और एरे में कितने ब्लॉक्स हैं? 4। तो 4 इंट ब्लॉक्स का एक एरे बन गया, और इस एरे का एड्रेस आ गया है पीटीआर में। ये इसके इंडेक्स हैं। क्लियर? ये सिचुएशन हो चुकी है हमारी। चलो अब देखो, अगला फंक्शन कौन सा बनाना है। पहले अपेंड बना लेते हैं, इजी है, सिंपल सा फंक्शन है, इसको पहले बनाते हैं। अपेंड फंक्शन, void एरे स्कोप रेजोल्यूशन अपेंड। अपेंड में क्या आर्ग्यूमेंट होगा? वो डेटा जिसको आपको अपेंड करना है। विशाल, हम क्रिएट एरे मल्टीपल टाइम्स करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? हमें नया ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसलिए। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे भी कर सकते हो कभी। ठीक है, अपेंड का मतलब क्या होता है? राहुल, क्या डाउट पूछा बेटा आपने? ये क्लास से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो? राहुल, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है आपका? हाँ, तो फिर क्लास पे फोकस करिए। आपने बनाया प्रोग्राम? आपने ट्राई किया है प्रोग्राम राहुल? हाँ, तो फिर डिस्टर्ब मत करो क्लास में, है ना? आप ध्यान से सुनो, नहीं तो क्लास लीव कर दो अभी। यस, तो यहां पर ये जो अपेंड फंक्शन है, ये लास्ट इंडेक्स के एक आगे डेटा फिल करेगा। लेकिन मुझे बताओ,
क्या हमेशा ये संभव होगा? क्या हमेशा ऐसा कर पाएंगे हम? कब नहीं कर पाएंगे? जब एरे पूरा भर चुका होगा तो उसमें अपेंड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरी एक टिप याद रखिएगा, जब भी आप एरे में या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन या डिलीशन का काम करें या कोई और दूसरा ऑपरेशन भी करें, तो ये पहले देखें कि किन हालात में वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, किन हालात में वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, ये पहले करना है। उसके बाद फिर उस सिनारियो को देखना है जिसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो अगर एरे पूरा भरा हुआ है तो ये कैसे पता चलेगा एरे पूरा भरा हुआ है? हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं इज फुल। अगर पूरा भरा होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर मैं यहां पे नॉट लगा दूं तो जब पूरा भरा हुआ नहीं है तभी ये कोड चलेगा। तो क्या करना रहेगा हमें? सिंपली लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके पीटीआर लास्ट इंडेक्स में डेटा असाइन कर देना होगा। और अगर पूरा भरा हुआ है ना, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्लिसिटली थ्रो करा के भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी चलो मैं उतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कोडिंग करेंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करना चाहिए। अभी एल्स में सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देता हूं, एरे इज फुल या ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ठीक, ओवरफ्लो, पेंड नॉट परफॉर्म्ड। ठीक है, ऐसा एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ये बन गया अपेंड फंक्शन। इसी तरीके से इस फुल फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो बूल एरे इज फुल। कैसे पता चलेगा एरे पूरा भरा हुआ है? कैसे पता चलेगा? यदि लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स बराबर है कैपेसिटी -1 के। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब पूरा भरा हुआ है, तो इसी के रिजल्ट को रिटर्न करा दो। अगर ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक। चलिए ये भी बन गया। इज एम्प्टी कैसे देखोगे? इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी होगा तो लास्ट इंडेक्स में -1 होगा, लास्ट इंडेक्स में -1 है तो वो एम्प्टी है, ठीक है। ओके, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट, ये थोड़ा टिपिकल रहेगा। इंसर्ट फंक्शन कैसे बनाओगे? इंसर्ट में दो चीजें हैं, इंडेक्स और डेटा। सो बेसिकली जब आप इंसर्ट करा रहे हो तो हो सकता है उस समय कुछ डेटा इसके अंदर रखा हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर वैल्यू रखी हुई है 20, इसके अंदर रखी हुई है 30, इसके अंदर रखी है 40। तो इस हिसाब से लास्ट इंडेक्स की वैल्यू फिर -1 तो नहीं रहेगी, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रहनी चाहिए 2। अब मान लो मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करने का कहता हूं, मैंने कहा ARR.insert और इसमें मैंने बोला इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट कर दो, ठीक है, और वैल्यू इंसर्ट करना है 50, ऐसा कह रहा हूं।
इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट कर पाओगे? 50 इंडेक्स 1 पे डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, वरना 30 का क्या होगा? तो क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो 30 को एक आगे रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले 40 को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे करके इस जगह से आखिरी तक सभी एलिमेंट्स एक एक शिफ्ट होंगे, पर शिफ्टिंग आखिरी वाले एलिमेंट की पहले करना पड़ेगी, फिर इसकी करेंगे। क्लियर है? तो एक लूप लगा के हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो इंसर्शन हो सके उसकी सिचुएशन है। मैंने अभी आपको क्या टिप दी थी? पहले क्या सोचना है कि किन हालात में इंसर्शन नहीं हो सकता, किन हालात में इंसर्शन नहीं हो सकता। यदि इंडेक्स जो यूजर ने दिया है वो 0 से छोटा हुआ तो, या इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स +1 हुआ तो। समझ में आ रहा है? अगर यूजर ने जो इंडेक्स पास किया है वो इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम हुई तो भी गलत है, और इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स +1 से ज्यादा। देखो, लास्ट इंडेक्स पे तो डेटा रख सकते हो, लास्ट इंडेक्स के एक आगे भी डेटा रख सकते हो, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। पर लास्ट इंडेक्स के एक आगे से भी आगे अगर रखोगे तो बीच में गैप आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर ये एरे पूरा भरा होगा, अगर बाय चांस ये एरे पूरा भरा होगा, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? कैपेसिटी -1। तो वो तो बात की चीज है, उसमें भी दिक्कत है, इंसर्शन नहीं हो सकता। लेकिन पहले हम चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स ही इनवैलिड है। अगर इंडेक्स ही इनवैलिड है, इंडेक्स ही इनवैलिड है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है? इनवैलिड इंडेक्स, है ना? तो इसको ट्राई से कर लेते हैं। ट्राई, ट्राई के अंदर इधर कर देते हैं थ्रो 1। अच्छा, यदि लास्ट इंडेक्स, या यदि फुल बोल देता हूं, इज फुल, तो थ्रो कर दो। अब यहाँ कुछ और टाइप की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो जैसे, वैसे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कस्टम एक्सेप्शंस बनाने चाहिए। ठीक है, ज्यादा बेटर तरीका वो होगा, लेकिन फिर उसमें अलग से एक क्लास बनानी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा, इसलिए अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 लिख देता हूँ, चलो ठीक है, 2 लिख देता हूँ। और क्या सिचुएशन हो सकती है? बस यही 2 सिचुएशन है जिसपे इंसर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों सिचुएशन फॉल्स हो गई तो ही नीचे का कोड चलेगा, है ना? तो अब मैं लिखना चाहता हूं कोड की इंसर्शन सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, वो कोड मैं यहां पे लिखूंगा, और फिर कैच लिखूंगा। कैच में एरर नंबर आ जाएगा। यदि एरर नंबर 1 है तो मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा इनवैलिड इंडेक्स, एल्स इफ e इक्वल्स टू 2, सी आउट फुल ओवरफ्लो। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर क्या लिखे? आप एक एक शिफ्टिंग करानी है ना, तो शिफ्टिंग कराने के लिए हमें एक वेरिएबल बना लेना चाहिए आई। ओके, अब एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करें? लास्ट इंडेक्स से। ओके, और कहां तक चलाएं? कहां तक चलाना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आई माइनस माइनस करते जाओ। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या करना है, एक एक करके शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करना है कब तक, इंडेक्स तक ही तो शिफ्ट करना है ना, इंडेक्स तक ही तो शिफ्ट करना है। तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स कर दो, ठीक है। तो पीटीआर i+1, इसमें साइन करो पीटीआर आई। क्या ये समझ में आ रहा है कि एक एलिमेंट अपने आगे वाले ब्लॉक में चला जाएगा, और ये फॉर लूप तभी चल पाएगा जब ऊपर के दोनों में से कोई भी थ्रो नहीं चला है, मतलब फुल नहीं है, तभी तो ये चल रहा है। तो लास्ट इंडेक्स के बाद भी कोई ब्लॉक होगा ही होगा, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू रखते जा रहे हैं, इवन जिस पर इंसर्शन करना है आई की वैल्यू इंडेक्स के बराबर होगी, तो उस वैल्यू को भी एक आगे शिफ्ट कर देंगे, बस इतना कर देंगे, ये करली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है। लूप जब एंड होगा तब हम इंसर्शन कर सकते हैं। क्या करना रहेगा, पीटीआर इंडेक्स पर हमें डेटा असाइन करना है, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट भी कर रहा है। आया क्या समझ में? सागर लिख दो अपना सवाल, ठीक है। अगला है गेट आइटम, इंट एरे गेट आइटम, ठीक है। सागर अभी तक तुम्हारा सवाल नहीं आया? यदि इंडेक्स बराबर लास्ट इंडेक्स, नहीं तो लूप नहीं चलेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, उसमें लूप की कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगी, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आई लास्ट इंडेक्स से चालू हो रहा है और इंडेक्स से बड़े तक चलेगा, तो लूप एक भी बार नहीं चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे इंडेक्स पर हम डेटा रख देंगे। गेट आइटम फंक्शन, अच्छा गेट आइटम में मैंने, हाँ एक इंडेक्स चाहिए रहेगा हमें। यहाँ पे लगाओ ट्राई, यदि इंडेक्स इनवैलिड हुआ, इंडेक्स ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स, तो इनवैलिड इंडेक्स है ना। कैच जब बनाओगे तो कैच में हम देख लेंगे, अगर ई की वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड इंडेक्स, ठीक है ना। और कब आइटम नहीं गेन कर सकते, अगर एम्प्टी हुआ, तो एम्प्टी वाला केस भी इसी में आ जाएगा ना, क्योंकि अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 हुई और इंडेक्स -1 से ज्यादा कुछ भी बोला जाएगा, तो भी ये कंडीशन आ जाएगी इनवैलिड इंडेक्स। हाँ, तो यहाँ पे चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, इनवैलिड इंडेक्स और एरे इज एम्प्टी, मतलब दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है, और अदरवाइज रिटर्न करा दो। अच्छा, रिटर्न तो तुम्हें हर हाल में कराना ही है ना, कुछ तो रिटर्न कराओगे। कुछ तो रिटर्न कराओगे, क्या रिटर्न कराना है? यहाँ पे तुम -1 रिटर्न करा देना, और इधर पे हम रिटर्न कराएंगे रिटर्न पीटीआर इंडेक्स, ठीक है। इसी तरीके से डिफाइन कर दो एरे स्कोप रेजोल्यूशन गेट कैपेसिटी
रिटर्न कैपेसिटी। काउंट, काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? लास्ट इंडेक्स प्लस 1। और क्या बच गया? डिलीट बचा है बस, है ना? बाकी सब तो हो गए। इसका रिटर्न टाइप तो वॉइड है। इंडेक्स। अच्छा, एडिट भी बचा है। एडिट भी बचा है, ठीक है ठीक है। एडिट के लिए भी पहले चेक करना पड़ेगा हमको। कैच। इफ इंडेक्स इज लेस देन 0 और इंडेक्स इज ग्रेटर देन लास्ट इंडेक्स तो थ्रो करिए 1। ठीक है ना? तो अगर ई की वैल्यू 1 होगी तो सी आउट या मैसेज प्रिंट कर दीजिए इनवैलिड इंडेक्स। अदरवाइज एडिट करना है सिंपली पीटीआर, पीटीआर इंडेक्स और इसमें न्यू डेटा। डिलीट, डिलीट में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसमें भी आपको शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। तो पहले तो ये देखो डिलीट कब नहीं हो सकता। कब डिलीट नहीं हो सकता बताओ? एम्प्टी होगा तब डिलीट नहीं होगा, और इंडेक्स गलत होगा तो भी डिलीट नहीं होगा, है ना? तो इनवैलिड इंडेक्स का तो यही हिसाब रहेगा। जब इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स से भी बड़ी है, ठीक है। इफ ई इक्वल्स टू 1, सी आउट इनवैलिड इंडेक्स और अंडरफ्लो। अंडरफ्लो की सिचुएशन होगी तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू -1 होगी, तो इंडेक्स -1 से तो बड़ा ही रहेगा, तो भी थ्रो 1 ही चलेगा। ठीक है, तो एम्प्टी का अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। पर मान लो ये सब कुछ ठीक है, तो फिर डिलीशन करने के लिए शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। फॉर लूप लगाते हैं, आई में वैल्यू इंडेक्स रखते हैं, आई लेस देन इक्वल टू लास्ट इंडेक्स तक चाहते हैं, और आई प्लस प्लस। पीटीआर आई में असाइन कर देंगे पीटीआर आई प्लस 1। फिर ये लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक का ही रखेंगे, ताकि लास्ट इंडेक्स वाला डेटा एक पीछे आ गया। ठीक है ना? और उसके बाद लास्ट इंडेक्स को डिक्रीमेंट भी करेंगे। सारी वैल्यूज कॉपी हो गई, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू भी कॉपी हो गई, और बस लास्ट इंडेक्स को एक डिक्रीमेंट कर दिया, हो गया डिलीट। क्लियर? सारे फंक्शंस हो गए? चलो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लीजिए हमने एरे का ऑब्जेक्ट बनाया ARR1, ARR1 डॉट क्रिएट एरे को कॉल किया।
हमने कहा कैपेसिटी 4, ठीक। अब यहां पर ARR1 डॉट अपेंड को कॉल कर लिया, इसमें वैल्यू रख दी 10। ARR1 डॉट अपेंड को फिर कॉल कर लिया, अब वैल्यू रख दी 20। ARR1 डॉट अपेंड को फिर कॉल कर लिया, वैल्यू रख दी 30। अभी ये सिनेरियो समझ आया ना। अब मान लीजिए मैंने एरे क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया और सोचा कि यही डेटा ARR1 का डेटा ARR2 में रख दूं, ठीक है। अब सोचिए जरा क्या होने वाला है इससे। ARR1 कहां चला गया? वेरी गुड सागर, वेरी गुड राज सिंह, बिल्कुल सही। वेरी गुड दीपांकर, वेरी गुड भावना, बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने नाम रोशन कर दिया, तुमने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शैलो कॉपी हो रही है। शैलो कॉपी से क्या दिक्कत होगी? हमारे पास जो एरे है उसके अंदर तीन चीजें हैं, है ना, कैपेसिटी, लास्ट इंडेक्स और पीटीआर। और इसके पास ये एरे है 0 1 2 3, ये हमारा मान लो ARR1 है। अब इसमें कुछ वैल्यूज हमने रख दी हैं, जैसे कि इसमें 10 रख दिया, इसमें 20 रख दिया, इसमें 30 रख दिया, इधर 2 है, इधर 4 है, ये सिचुएशन है। अब हमने ARR2 बनाया। ARR2 के अंदर भी वही तीन वेरिएबल्स हैं, कैपेसिटी, लास्ट इंडेक्स एंड पीटीआर। अब जब डेटा कॉपी करोगे तो इसका डेटा इसमें चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड शैलो कॉपी। तो इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, और इधर भी इसी एरे का एड्रेस आ जाएगा। ये है प्रॉब्लम, दोनों ऑब्जेक्ट्स के पॉइंटर्स सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं। अब सोच के देखो कि ARR2 के लिए अगर मैंने क्रिएट एरे कॉल कर लिया, तो क्रिएट एरे में हमने कोडिंग करके रखी हुई है कि पहले चेक करो कि इसमें नल नहीं है क्या। अगर नल नहीं है तो पहले इसको डिलीट करो जिसको ये पॉइंट कर रहा है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ARR2 के लिए अगर मान लो ये डिलीट हो गया है, तो ARR1 बेचारे के लिए तो वैसे ही डिलीट हो गया, तो ये डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा यहाँ पे। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट के लिए एरे को रिलीज करोगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर का पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाते वक्त C++ में बताया था कि ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब आपके ऑब्जेक्ट में पॉइंटर वेरिएबल होता है जो कि ऐसे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जो डायनेमिकली क्रिएटेड है, ठीक है। तो फिर डीप कॉपी करना चाहिए, शैलो कॉपी से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमको बनाना पड़ेगा दो चीजें। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो चीजों से निकलेगा। पहला, कॉपी कंस्ट्रक्टर। दूसरी चीज, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों काम करिए, ये दोनों काम अगर कर लिए तो ये कोड काफी अच्छा हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाइए। कैसे बनेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर? एरे रेफरेंस, ठीक है। क्या नाम रख लें? ARR। तो कैपेसिटी में आप असाइन कर रहे हैं ARR डॉट कैपेसिटी। लास्ट इंडेक्स में आप असाइन कर रहे हैं ARR डॉट लास्ट इंडेक्स। लेकिन पीटीआर में आप ARR डॉट पीटीआर नहीं रख रहे, है ना। बल्कि आप क्या करेंगे, पीटीआर में एक नए एरे का एड्रेस डालेंगे, सेम कैपेसिटी। उसके बाद एक लूप लगाएंगे जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स तक चलेगी।
तो ये लास्ट इंडेक्स का डेटा तो मैं कॉपी कर ही चुका हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका लास्ट इंडेक्स लिख रहा हूं, आई प्लस प्लस। तो पीटीआर आई में मुझे असाइन करना है ए आर आर डॉट पीटीआर आई। तो ये डेटा पूरा का पूरा कॉपी हो गया इस नए न्यूली क्रिएटेड एरे के अंदर। आया समझ में? डिलीट थोड़ी करेंगे दीपांकर, सिंपली नया एरे बना के उसमें डेटा कॉपी कर रहे हैं, डीप कॉपी कहला रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर बताइए कैसे बनाएंगे। कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर बताइए कैसे बनाएंगे, प्रोटोटाइप बताइए। कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या होगा? एरे रेफरेंस ऑपरेटर असाइनमेंट, और इसमें पास क्या होगा? एरे सॉरी, ए कैपिटल। हम्म, तो सबसे पहले एरे रेफरेंस, ये रिटर्न टाइप हो गया, एरे क्लास का मेंबर है, ऑपरेटर असाइनमेंट एरे रेफरेंस ए आर आर। कोडिंग तो सेम ही रहने वाली है, बस एक अंतर आ सकता है। यहां पे हम चेक कर लें, यदि पीटीआर में नॉट इक्वल टू नल है तो डिलीट करा दें पीटीआर। रिटर्न क्या कराओगे? रिटर्न टाइप वॉइड क्यों होगा बेटा? रिटर्न टाइप वॉइड क्यों होगा? कभी मान लो ए आर आर वन का डेटा तुम कॉपी कर रहे हो ए आर आर टू में, और यही डेटा कॉपी कर रहे हो ए आर आर थ्री में, फिर क्या होगा बताओ मुझे। भाई यहां से जो रिजल्ट आया उसका रिटर्न टाइप अगर वॉइड होगा तो फिर वो चीज यहां कैसे असाइन हो जाएगी? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज करिए, डिस्ट्रक्टर और बनाइए। डिस्ट्रक्टर क्यों बनाएंगे? अगेन मेमोरी लीक से बचने के लिए। कैसे बनाओगे डिस्ट्रक्टर? क्या करना है इसमें? सिंपली डिलीट करना है। बस हो गया ये। तो ये है लगभग 150 लाइन का कोड। तो बताइए आप लोगों ने भी ऐसा ही बना लिया था? डीप कॉपी नहीं की थी? हाँ, डीप कॉपी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। हम्म,
दिलबर, आपको ये पता चल रहा होगा कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पुराना जैसे कवर करते चले आ रहे हैं ना, तो इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू का कॉन्सेप्ट, डिलीट का कॉन्सेप्ट, मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट। नहीं दीपांकर, ठीक है। एनी डाउट? क्लियर है? अब एरे समझ में आ गया? ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को टेस्ट कर लेना, वो प्रोग्रामर बनकर। समझ गए? तो मेन फंक्शन बना के इसको यूज करके देखना, एक एक फंक्शन को कॉल करके देखना कि ये बन रहा है नहीं बन रहा है, कहाँ दिक्कत जा रही है, सब समझ में आएगा आपको। वैसे इसमें कोई एरर नहीं है, ये परफेक्ट है। तो ये आपका एक पहला डेटा स्ट्रक्चर बन गया। अब आपका एक्सपीरियंस क्या है, पहले मैं वो सुनना चाहता हूँ, फिर हम अगले डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे। संदीप, वो आगे पढ़ेंगे बेटा। ये क्लास की कोडिंग करने से तुम्हें सी प्लस प्लस के कई कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे और उनकी अहमियत भी समझ में आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और सोचो कि एक डेटा स्ट्रक्चर को बनाते वक्त आपने कितनी सारी चीजें सोची, और इसमें बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर लग जा रही हैं, है ना। डीएमए भी लग जा रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लग जा रही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स भी लग रहा है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, डीएमए का कॉन्सेप्ट, है ना। सब सब कॉन्सेप्ट लग गए। वाई कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर? क्यों? कभी भी ये मैंने अभी सिचुएशन समझाई तो आप कहाँ थे? ये पूरा मैं इसी के बारे में तो समझाया था सुमन। ये पूरा स्लाइड पे यही तो समझा रहा था। आप नहीं थे क्या प्रेजेंट? बूल का कौन सा? बूल एक डेटा टाइप है, जैसे इंट एक डेटा टाइप है, वैसे बूल एक डेटा टाइप। बूल टाइप का आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसमें वैल्यू या तो आप रख सकते हो ट्रू, या आप रख सकते हो फॉल्स। बस दो ही वैल्यूज आ सकती है। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। और बताइए, और कोई डाउट है तो? नहीं है डाउट? क्लियर हो गया? राहुल कुमार, तुमने अभी अभी शुरुआत करी है क्या सी लैंग्वेज की? हाँ, तो फिर ये डाउट क्यों पूछ रहे हो? ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, इसका बिहेवियर अनसर्टेन रहता है अलग अलग कंपाइलर्स पे। इसलिए इसका कोई एक लॉजिक अगर अभी हम समझेंगे भी तो वो एक कंपाइलर पर सही होगी। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल टाइम मत खराब करो, वो बिल्कुल काम का सवाल नहीं है। उसमें प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है, तो पहले 6। हाँ, पहले जैसे 5 वैल्यू है ना, आउटपुट 6 आ रहा है आपका। आउटपुट 6 कैसे आ रहा है भाई? किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, बी की ए की? हाँ, तो 3 + 3 कर दिया उसने, इसलिए बी की वैल्यू 6 आ रही है। प्लस करने से पहले दोनों डिक्रीमेंट चल चुके हैं, तो ए की वैल्यू 5 से 4, 4 से 3 आ चुकी है। हाँ, होगा सागर। ये प्रोग्राम वाली फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम अगले डेटा स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको
अभी समझ में भी आ रहा होगा और अब अगले डेटा स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से खुद से बनाने के लिए आप तैयार भी होंगे। हम्म। पर यकीन मानो, ये जो एरे का हमने प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तभी टफ लग रहा है जब आपने सी प्लस प्लस को ठीक से नहीं पढ़ा है। अब इमेजिन करो कि आप कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा है। सोच के देखो, शायद आपका कोडिंग पे से विश्वास ही उठ जाएगा, आपको लगेगा ये प्रोग्रामिंग मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहे हैं। और कई लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि सर सी प्लस प्लस ठीक से नहीं आती। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर लेकिन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। सी प्लस प्लस नहीं आती है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। क्या हो गया विनायक, प्रोग्राम वाली फाइल कहाँ आती है? जो वीडियोस हैं उसी के साथ अटैचमेंट में रहती है। ये अगर आपसे कोडिंग हो गई है ना, जैसे आप में से कई लोग हैं जिन्होंने ये क्लास बना ली है, मतलब 80% भी अगर बना ली है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया लेकिन मैक्सिमम तो आपने बना लिया, तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि इतने समय से हम लोग रेगुलर प्रोग्राम्स बनाते चले आ रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग को लेकर आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ड हो गया था। लेकिन क्या होता है, हमें रियलाइजेशन नहीं होता। हमें रियलाइजेशन तब होता है जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो अभी शुरुआत कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी है अभी। हाँ, मेरी छोटी वाली डॉटर, मेरे को लगता है कि यार कितनी छोटी सी है। और फिर जब मैं किसी और छोटे बच्चे के साथ उसको खड़े हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी होगी, है कि नहीं? तो ऐसे ही है हमारा प्रोग्रामिंग का लेवल। हमारा प्रोग्रामिंग का लेवल बढ़ जाता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमें तब रियलाइज होता है जब हम किसी ऐसे के साथ खड़े होते हैं जिसने अभी शुरुआत कर रहा है जर्नी की। तो हमें पता चलता है कि अच्छा, जब हमने ज्वाइन किया था, जब हमने सी लैंग्वेज शुरू करी थी, सोचो 15 अक्टूबर से, तो हमने पहले सी लैंग्वेज पढ़ी, फिर सी प्लस प्लस पढ़ी, फिर यहाँ तक पहुंचे। तो ढेर सारे प्रोग्राम्स बनाए इस दौरान। किसी ने कम मेहनत करी, किसी ने ज्यादा मेहनत करी, लेकिन उस मेहनत के कारण आज आपको ये बन पा रहा है। जिनको थोड़ा बहुत कम बना, उनको भी अभी वीडियो देखकर वो बात भी समझ में आ गई जो शायद उनसे नहीं बन रही थी। हुँ? तो ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सी प्लस प्लस में आपने इतनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करी। आपने प्रोग्रामिंग 100% करी थी या 60% 70% करी थी, दोनों हालत में आपको फायदा तो हो ही रहा था। इसी प्रकार से जब स्टूडेंट्स खूब मेहनत कर लेते हैं सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर में, वो किसी भी कंपनी में जाते हैं और वहां पर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम आपको दिया जाता है, उसको सीखने के बाद आप बड़े आराम से प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं। चैलेंजेस तो वहां पे भी आते हैं, लेकिन आप फिर भी उनको कर पाते हैं। आपको नहीं पता चलता कि यार ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, क्यों बन रहा है मेरे से, समझ में नहीं आता क्यों मेरे को क्लिक कर जा रहा है। वो इतने समय जो आपने प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करी ना, उसके कारण होगा। और इसलिए कहते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये जर्नी तो करनी ही पड़ती है। इतना टाइम तो देना ही पड़ता है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और कॉलेज में कैंपस आ रहा है, 15 दिन बचे हुए हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बता दीजिए जिससे सिलेक्शन हो जाए। पता नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता ऐसे इंसान, क्या बताऊं मैं उसको? 15 दिन में वो क्या करेगा? रास्ता तो वही है जो 6 महीने में कर रहे हैं, वही 15 दिन में कर लो, कर सकते हो तो। तो मेन चीज यही है कि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारे लिए आगे की लाइफ बहुत आसान होती जाएगी। तो अब हम लोग दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला डेटा स्ट्रक्चर एरे हमारा हो गया। और अब हमें यह भी समझ में आया कि जब मैं बोलता हूँ एरे डेटा स्ट्रक्चर, तो ये डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में जो सी लैंग्वेज में कन्वेंशनल एरे पढ़ते हैं उससे काफी अलग है। उस एरे में तो वो सारी सुविधाएं थी ही नहीं जो इसमें हमने प्रोवाइड कर दी। एरे ये भी है और एरे वो भी है जो सी लैंग्वेज में मिल रहा था, लेकिन इस एरे में फैसिलिटीज बहुत सारी हैं। और इसमें फैसिलिटीज बढ़ाई भी जा सकती हैं, कुछ और फंक्शंस भी इसमें डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो सबसे इजी डेटा स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए एरे नाम की चीज पहले से भी थी। लेकिन अब जो डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे
कुछ नए भी हो सकते हैं जिसमें हमें सोचने के लिए कोई बेसिस ही ना मिले, बिल्कुल ही नई चीज हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो काफी कुछ इसी डेटा स्ट्रक्चर के जैसा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बन ही जाएगा। तो ये डेटा स्ट्रक्चर है डायनेमिक एरे डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक देख रहे थे एरे डेटा स्ट्रक्चर, अब हम देखेंगे डायनेमिक एरे डेटा स्ट्रक्चर। कई लोगों को गलतफहमी ये होती है कि सर एरे डेटा स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो भी तो डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं। देखो, डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हो लेकिन वो डायनेमिक एरे नहीं बनाया था आपने। एरे को मेमोरी डायनेमिकली दिलवाई थी, पर उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी थी कि एरे ग्रो और श्रिंक हो सके। आपका एरे क्रिएट एरे करने पर एक बार जिस साइज का बन गया उसके बाद उसका साइज चेंज नहीं होता था। आप नया एरे बना लो लेकिन उसमें साइज चेंज नहीं होगा। ये था एरे। तो डायनेमिकली बन रहा है ताकि हम ये फ्लेक्सिबिलिटी दे सके कि किसी भी साइज का एरे क्रिएट हो जाए। लेकिन एक बार क्रिएट हो गया तो फिर साइज चेंज नहीं होगा, रीसाइज नहीं होगा। तो अगर एरे पूरा भर गया होगा तो फिर उसके अंदर हम वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया डायनेमिक एरे डेटा स्ट्रक्चर का। तो इसमें एरे की सारी खूबियां हैं। एरे की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसके एलिमेंट्स बहुत फास्ट एक्सेस हो जाते हैं। एरे को एक्सेस करना फास्ट है। तो डायनेमिक एरे में एरे की सारी खूबियां हैं, मतलब फास्ट एक्सेस इसमें भी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगह की लिमिटेशन है कि भाई एरे 4 साइज का बन गया, अब चेंज नहीं हो सकता इसका साइज। मुझे 4 नहीं 6 वैल्यूज स्टोर करनी है। जब बनाया था तब सोचा था कि 4 ही स्टोर करेंगे, पर बाद में लगा 6 करनी है, तो एरे का साइज ग्रो नहीं हो पा रहा। तो डायनेमिक एरे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और इसमें एरे का साइज ग्रो हो जाएगा। बाकी रहेगा ये एरे ही। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक एरे, फिर आगे की चीजें। इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक एरे, चीजें वही हैं। आपको कैपेसिटी नाम का एक वेरिएबल बनाना है। आपको लास्ट इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बनाना है। पीटीआर नाम का एक वेरिएबल बनाना है। और इसी तरह से आपका ये डायनेमिक एरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जिस किसी को भी लॉजिक बनाने में दिक्कत जाती है, मेरा सजेशन है कि आप डायग्राम्स बनाइए। डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहां पर हमारी कैपेसिटी 4 है और यहां पर एरे बन चुका है 4 साइज का। इंडेक्स है 0 1 2 3। ठीक है। और सपोज करो इसके अंदर कुछ डेटा भी हमने स्टोर कर दिया है, 20 50 30 10, इस प्रकार से। तो अभी स्थिति ये होगी कि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 3 होगी। ये स्थिति है। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं इसमें एक और वैल्यू ऐड करना, मतलब अपेंड करो या इंसर्ट करो, दोनों सूरत में हमारा एरे पूरा भरा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले तो ये चेक हो कि क्या एरे पूरा भरा हुआ है। देखो, अभी जो डेटा स्ट्रक्चर बनाया था उसमें अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती कि एरे पूरा भरा हुआ है, इज फुल, तो हम उसको एक एक्सेप्शन मानते थे और हम बोलते थे ओवरफ्लो। लेकिन यहां पर हम चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि एरे पूरा भर चुका है, तो हम एक और फंक्शन को कॉल कर ले जिसका नाम हम रखेंगे डबल एरे। डबल एरे क्या करेगा? इस एरे के साइज को डबल कर देगा। कैसे? ऐसे एक नया एरे बनाएगा। डबल एरे फंक्शन आपको बनाना है। उसका साइज इसकी कैपेसिटी से डबल होगा। तो इसमें 4 नहीं 8 वेरिएबल्स होंगे। इसके इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। और आप डेटा कर दोगे कॉपी। तो 20 इसमें आ जाएगा, 50 इसमें आ जाएगा, 30 इसमें आ जाएगा, 10 इसमें आ जाएगा। और ऐसा करने के बाद ये ध्यान रखना कि ये जो वेरिएबल है, ये जो एरे बनाया नया, ये भी डायनेमिकली बना होगा। तो इसको आपने किसी और पॉइंटर वेरिएबल में रख लिया होगा। ये सब आप कहां कर रहे हैं? डबल एरे फंक्शन के अंदर। अब आप क्या करेंगे? आपने नया एरे बना लिया, नए एरे में ये डेटा भी कॉपी कर लिया। अब पुराने एरे को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। डायनेमिकली बनाया ना, तो डिलीट कर सकते हो। डिलीट कर दोगे तो ये एरे अब एग्जिस्ट नहीं करता।
भूल जाओ इसको। और टेम्प में जो एड्रेस रखा हुआ है वो पीटीआर में असाइन कर दो, तो पीटीआर भी इसी एरे को पॉइंट करने लगेगा। और टेम्प तो लोकल वेरिएबल है, टेम्प तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है जैसे डबल एरे फंक्शन एंड होगा। तो यहां पर एरे का साइज डबल हो चुका है, और अब जो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे थे, अपेंड करना चाह रहे थे, वो अब आप कर सकते हो क्योंकि अब आपके पास जगह है। क्लियर हुआ? दिस इज डायनेमिक एरे। तो अब अगर आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो अब आपके पास जगह है। मान लीजिए आपने एक और वैल्यू स्टोर कर दी 70, इंडेक्स 4 पे चली गई, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 4 हो गई। ध्यान रहे कैपेसिटी को भी आपको डबल कर लेना है, कैपेसिटी भी आपकी डबल होगी डबल एरे के अंदर, ये कोडिंग में ध्यान रखना। कैपेसिटी 8 हो चुकी है। अब मान लीजिए और वैल्यूज इसमें रखते जाते हैं, जैसे 15, 25, 60, तो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी है 7। अब एक और वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? अगेन डबल एरे को कॉल करना पड़ेगा। तो डबल एरे हर बार इंसर्शन में कॉल नहीं होता, डबल एरे हर बार इंसर्शन में कॉल नहीं होता। जब डबल हुआ था उसके बाद से मैं 4 वैल्यूज रख चुका हूं, अब ये नौबत आई है कि मुझे फिर डबल करना पड़ रहा है। फिर डबल करना पड़ रहा है तो डबल एरे फंक्शन को कॉल किया, 8 से डबल यानी 16, 16 साइज का एक एरे बनाएंगे डायनेमिकली इस प्रकार से। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, कोई होगा टेम्प नाम का पॉइंटर जो इसको पॉइंट कर रहा होगा। और अब हम लूप लगा के इसका डेटा हम कॉपी कर लेंगे। तो 20 इसमें आ जाएगा, 50 इसमें आ जाएगा, 30 इसमें आ जाएगा, 10, 70, 15, 25, 60। ठीक, और पुराने वाले एरे को डिलीट कर दीजिए और इस नए वाले एरे का एड्रेस पीटीआर में रख दीजिए। बस हो गया ये डबल। कैपेसिटी को भी डबल कर दीजिए। अब आपको मालूम है कि अगली 8 वैल्यू के इंसर्शन तक मुझे फिर से डबल एरे कॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सुमन, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से कर रहे हैं ना, तो हम सी वाले फंक्शन को कॉल करना अवॉइड करेंगे। पॉइंटर डबल एरे को पॉइंट कैसे करेगा ये मैंने पूरा करके तो बताया। टेम्प का डेटा पीटीआर में कॉपी करेंगे ना, 2 बार बताया, डायग्राम बना के बताया, देखो जरा। पीटीआर में एड्रेस ही तो चेंज हो रहा है, अब डबल एरे का एड्रेस आ गया, अभी टेम्प में था। वो तो वैसे भी चेक हो रहा है युवराज, ओवरफ्लो की कंडीशन हर बार चेक होती थी ना, तो उस पर तो कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड नहीं आया। देखो साहिल, ये हमारे ऊपर है कि हमें एरे का साइज कितने उससे ग्रो कराना है। डबल एरे इज द मोस्ट कॉमन फेनोमेनन, इसलिए आप डबल एरे यूज कर रहे हो, पर आप 70% से ग्रो करा लो, 50% से ग्रो करा लो, इट इज टोटली अप टू यू। देखो, बहुत एक्सपेंसिव होता है डबल कराना। क्यों एक्सपेंसिव होता है? पहले एक नया एरे को मेमोरी एलोकेट करवाना है, फिर डेटा कॉपी करना है, फिर एक एरे की मेमोरी को रिलीज कराना है, फिर इस नए एरे का एड्रेस पीटीआर में रखना है। तो ये सारे एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं जब आप डबल करना चाहते हैं एरे। तो डबल एरे इज एक्सपेंसिव टास्क, बट इट इज नीडफुल ऑल्सो, क्योंकि इसके कारण अब आप कितनी भी वैल्यू एरे में रख पाओगे, और एरे का जो फास्ट एक्सेस करने का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मिल रहा है। यस, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट इन डायनेमिक एरे, डबल एरे? ठीक है, तो डबल एरे फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, कैसे करोगे? एक टेम्प बनाना,
ठीक, टेम्प में असाइन करना न्यू इंट कैपेसिटी इंटू 2, ठीक है, ऐसे करना। फिर फॉर लूप लगा के डेटा कॉपी करना, उसके बाद डिलीट करना ओल्ड एरे को, उसके बाद ptr में टेम्प रख देना, मतलब सेम एड्रेस आ गया, बस हो गया, एरे का साइज डबल हो गया। अब जैसे डबल होता है ना, वैसे ही हाफ भी करते हैं। हाफ कब करेंगे? मान लीजिए एरे है और इसका साइज है 16, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो ये एरे आधा भरा हुआ है, 10 20 50 60 70 30 40 15 25 65 80 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स है 10 और टोटल कैपेसिटी है 16। अब डबल एरे तब कॉल कर रहे थे जब आपको इंसर्शन की जरूरत पड़ रही थी या अपेंड की जरूरत पड़ रही थी और ओवरफ्लो की सिचुएशन बन रही थी, ठीक है ना। हाफ एरे कब कॉल करेगा? मान लीजिए ये सिचुएशन है और मैं एक एलिमेंट डिलीट करता हूं, तो डिलीट कौन होगा? 80 तो कुछ नहीं है, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 1 कम कर देंगे, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू 10 से घट के 9 हो जाएगी। तो हमारे लिए ये एलिमेंट अब है ही नहीं, क्लियर हो? ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे इसको डिलीट करने के बाद कि क्या एरे हाफ फिल्ड है। अब एरे है कैपेसिटी 16, अगर 8 वैल्यूज उसके अंदर रखी हैं तो इसका मतलब आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं हाफ एरे को कॉल करूंगा, पर हम देख रहे हैं कि या तो लास्ट इंडेक्स 9 है, मतलब टोटल वैल्यू 10 है, ठीक है ना। तो मैं एक और वैल्यू डिलीट कर सकता हूँ, एक और वैल्यू डिलीट करी अगर तो 65 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा 8। क्या अभी ये हाफ भरा है? नहीं, अभी 9 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एक और डिलीट हो गया 7। क्या अभी आधा भरा हुआ है? हाँ, अभी आधा भरा हुआ है, इसमें 8 ही एलिमेंट्स है ना, अभी आधा भरा है। तो आप हाफ एरे को कॉल कर लीजिए। तो हाफ एरे भी ऐसा नहीं है कि हर बार डिलीशन हो रहा है तो हर बार कॉल हो रहा है, बट अगर हाफ फील्ड है तो मैं इसको कॉल करूंगा। और हाफ एरे क्या करेगा? कैपेसिटी को आधा कर देगा। तरीका तरीका वही रहेगा जो डबल करने का तरीका था। कैसा? आप एक नया एरे बनाओ, टेम्प में उसका एड्रेस रखो, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी आधी होगी, इस तरह से डेटा कॉपी करेंगे। अब 10 20 50 60 70 30 40 15, ठीक। और ये पुराना वाला एरे इसको डिलीट कर देंगे, नए वाले एरे जिसका एड्रेस टेम्प में रखा हुआ है इसको कॉपी कर देंगे पीटीआर में। आया समझ में? ये हो गया हाफ एरे। तो डबल एरे एंड हाफ एरे, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों से बन जाएगा। एरे और डायनेमिक एरे में क्या फर्क है? नहीं, हाफ एरे और डबल एरे को यूजर कॉल कर सके ऐसी फैसिलिटी मत दो। एरे ग्रो श्रिंक नहीं होता, डायनेमिक एरे ग्रो और श्रिंक होता है, तो मेमोरी के टर्म्स में फ्लेक्सिबल है, बाकी दोनों फास्ट एक्सेसिबल है। पर डायनेमिक एरे में जब जब ग्रो और श्रिंक होगा तब तब वो टाइम एक्स्ट्रा लेगा, पर ठीक है, वो टाइम हम बियर कर लेंगे बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट है और डेटा स्टोर करने की। तो पहली चीज तो है कि और डेटा स्टोर करें। जैसे जैसे एक बार मैं कहीं गया था, तो मेरे पास एक बैग था, है ना, दूसरी सिटी में था। मेरे पास एक केबिन बैग था, तो उसमें सामान रखा हुआ था, वो तो ऑलमोस्ट पूरा भरा हुआ था।
अब क्योंकि मैंने वहां से कुछ शॉपिंग करी, कुछ गैजेट्स वगैरह लिए, तो मेरे पास काफी एक्सपेंसिव गैजेट्स थे। अब एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं, उनको भी बैग में रखना है, बैग में जगह नहीं है। समझ में आ रही बात? बैग को एक्सपैंड भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो तो एरे हैं। ठीक है, तो मेरी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे तो जगह चाहिए भाई। एक्सपेंसिव होता है होने दो, लेकिन मुझे जगह चाहिए, क्योंकि जो चीज मैं लेकर जा रहा हूं वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया सूटकेस खरीदा, वहीं से खरीदना पड़ा, और उसमें फिर मैंने सामान रखा। अब ये क्या है, यहां अब कितने का है ये ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, यहां मैटर कर रहा है कि मुझे तो जरूरत है। ठीक है, अगर मेरे पास वो सामान नहीं होता तो मैं शायद वो एक्स्ट्रा बैग नहीं खरीदता। भले ही अच्छा दिख रहा है लेकिन नहीं खरीद रहे, क्यों? जरूरत नहीं है, चॉइस है। तो एरे और डायनेमिक एरे में चॉइस नहीं है, जरूरत किस चीज की है। अगर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि डेटा और आ सकता है, तो डायनेमिक एरे ही बनाना पड़ेगा, एरे से काम चलेगा नहीं। चाहे डायनेमिक एरे में कोई बुराई भी हो तो भी डायनेमिक एरे बनाना पड़ेगा, एरे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एरे वो सुविधा देता ही नहीं है। तो इट इज not always about which one is good, which one is more suitable. This is also important. समझ में आया? विशाल बेटर प्रोटेक्टेड कर दो। संदीप का कहना है कि डबल करने के लिए हम एक एक ब्लॉक करके क्यों नहीं बढ़ाते। मैंने कहा एरे को डबल करना इज वेरी एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या तुम्हें ये बात सुनाई दी, समझ में आया? आया ना समझ में? तो तुम हर एलिमेंट के इंसर्शन पे अगर डबल एरे को कॉल करोगे या एरे को ग्रो कराने के लिए कॉल करोगे, तो तुम्हारे को वो बहुत स्लो नहीं कर देगा प्रोग्राम को? एफिशिएंसी भी तो देखनी है। डन कर लेंगे अब। चलिए ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा मेमोरी तो कंज्यूम करेगा। देखो, अब हर चीज में फायदा तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। आप ये सोचो कि एडजस्टमेंट ना करना पड़े तो आपकी किस्मत तो फिर बहुत ही अच्छी हो गई। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज बेस्ट है तो फिर दिमाग की जरूरत क्या है? सब वो उसी को इस्तेमाल करेंगे। पर चीजों में कुछ कमियां होती हैं, कुछ प्रॉस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। इसी वजह से हमें दिमाग की जरूरत है कि हम सोचे समझे कि किसी सिनेरियो में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है, हम उसको चुने। संदीप, उसको आपको हैंडल करना है, कैसे करते हो वो आप सोचो। डीएसए के नोट्स कैसे बनाएं? प्रोग्राम्स बनाइए आप, तो मेन चीज। नोट्स तो लगभग मैं बना के दे ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत और ऐड करना हो तो कर लेना आप इसमें, बाकी प्रोग्राम्स बनाइए। चलो अब एक काम करते हैं, एक असाइनमेंट और कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 32, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये वाला असाइनमेंट करेंगे अभी। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी हो रहा है 31, 36, 37 के आसपास हम लोग रिज्यूम करेंगे। ओके।